नमस्कार मित्रों। आज सिद्धू ने सट में एक विभूति हमारे साथ हैं जिनको हम नमन करते हैं। देश के विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा जी, वित्त मंत्री भी रहे, और आज हमारी विदेश नीति जब विफल हो रही है तो हम चाहते हैं कि यशवंत सिन्हा जी जब अटल जी की सरकार में थे तब कैसे उनके अनुभव रहे, और आज के मोदी जी की सरकार में विदेश नीति यदि कुछ है तो वो कैसी है, ये हम जानना चाहेंगे यशवंत सिन्हा जी से। यशवंत सिन्हा जी की हम पर कृपा है कि हम जब अनुरोध करते हैं आप सरलता से हमारे साथ जुड़ते हैं, इसलिए हम शुक्रगुजार हैं आपके और हमारे दर्शकों की ओर से और मेरी ओर से। सिन्हा जी, आपका स्वागत है। और आज की स्थिति में विदेश नीति का माहौल क्या है, क्योंकि जयशंकर तो ये कह रहे हैं कि चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है इसलिए हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं। पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पहले से वो बताते हैं, कहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। अब इसका मतलब क्या होता है ये हमें नहीं समझ में आता है, तो आप उस पर भी प्रकाश डालें, क्योंकि आप आईएएस भी रहे हैं, आप देश के विदेश मंत्री भी रहे हैं, इसलिए आप भली भांति ये सब टर्मिनोलॉजी भी जानते हैं। मेरे ख्याल से आजकल के शासक जो हैं वो बड़बोले हैं और विदेश नीति में मेरे ख्याल से कम बोलना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं, और मितभाषी होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। मगर आप हमें मार्गदर्शन करें, हमारे दर्शकों को भी मार्गदर्शन करें कि आप अटल जी के आपके अनुभव कैसे रहे और मोदी जी की विदेश नीति कैसी आपको लग रही है, इस पर खुलकर आज बात कीजिए। यशवंत सिन्हा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हरि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शो में आकर और आपसे बातचीत करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, और खास करके इस बात को लेकर कि आपका ऑडियंस गुजरात में है और गुजरात के लोगों को खास तौर पर कुछ बातें जाननी चाहिए। और इसीलिए मेरा आपके शो में यही प्रयास रहता है कि मैं तथ्यों पर आधारित जो मेरे अनुभव हैं उनको मैं आपके सामने रखूं, जो तथ्य हैं उनको सामने रखूं, उससे जो निष्कर्ष निकलते हैं वो मैं आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने रखूं। तो आपने विदेश नीति की बात की और आपने कहा अटल जी के समय में कैसी विदेश नीति थी और आज कैसी विदेश नीति है। मैं अटल जी के साथ, जैसा आपने बताया, वित्त मंत्री भी रहा उनकी सरकार में और विदेश मंत्री भी रहा, और बहुत नजदीक से अटल जी के साथ काम करने का हमको मौका मिला। वित्त मंत्री के नाते भी मैं उनके साथ विदेश जाता था, विदेश मंत्री के नाते तो जाता ही जाता था। एक बात जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी अटल जी के बारे में, कि वो बहुत कम शब्दों में, चुने हुए शब्दों में अपनी बात रखते थे। विदेशी लोगों से जब उनकी नेताओं से बातचीत होती थी तो कम शब्दों में, चुनिंदा शब्दों में अपनी बात रखते थे, और जो विदेश का नेता था वो बिल्कुल ध्यान से उनकी बातों को सुनता था, बिल्कुल ध्यान से। अच्छा, दूसरी बात कि उनके साथ मान लीजिए कि हम हैं या उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रजेश मिश्रा, वो हैं, तो सामान्य तौर पर अटल जी कुछ बातें भारत की तरफ से पहले रखते थे, और मान लीजिए कि उनके सामने जो नेता है वो उनसे कुछ प्रश्न पूछ रहा है, तो अटल जी कई बार ये कहते थे कि इस प्रश्न का उत्तर हमारे विदेश मंत्री देंगे या इस प्रश्न का उत्तर हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार देंगे। हम सर्वज्ञानी हैं, ये उनका कभी प्रयास नहीं रहा कि हम सब कुछ जानते हैं, हमको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए उनके समय में, उनकी सरकार में
विदेश मंत्री का पद या वित्त मंत्री का पद या कोई और भी मंत्री का पद गौन नहीं हो गया था, साइलेंट मोड में नहीं चला गया था। आज के दिन जब हम विदेश नीति की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि पिछले 11 सालों में विदेश नीति को मोदी जी ने अपने स्तर से चलाया। उनके मातहत जो लोग थे, चाहे वो सुषमा स्वराज रही हों, चाहे आज के दिन जयशंकर हैं, इन लोगों का योगदान नीति के मामले में, पॉलिसी के मामले में बहुत ही सीमित था और पॉलिसी मोदी जी स्वयं तय करते थे, आज भी करते हैं। तो इसलिए जो भी, और इसलिए वो करते थे कि विदेश नीति की जो सफलता है उसका हिस्सेदार कोई नहीं बने, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो अकेले मोदी जी को मिले। और इसीलिए बात होती थी कि मोदी जी का डंका विदेशों में बज रहा है। विदेश नीति जो है वो डोमेस्टिक पॉलिसी जो हमारी है, घरेलू नीति जो है, उसका एक मामूली अंग बन के रह गया, एक स्मॉल लिटिल पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक पॉलिसी। क्योंकि मोदी जी ने हर विजिट को, जो उनका अब्रॉड विजिट हुआ, उसको देश की जनता को प्रभावित करने के लिए उसको काम में बुलाए। वहां पर उनकी जो एनआरआईज के साथ मीटिंग होती थी उसकी खूब पब्लिसिटी होती थी, बड़े मोदी मोदी के नारे लगते थे, आपको याद होगा। विदेशी नेताओं से बात हुई, उसमें क्या हासिल हुआ उसकी कम चर्चा होती थी, और उसी के आधार पर यह हुआ कि भाई डंका बज रहा है। आज वो पूरा डंका जो है वो कहीं खो गया है, कहीं डंका नहीं बज रहा है। और अगर जो ये पूरा प्रकरण हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ, आतंकवादी हमले पहलगाम से शुरू होकर ऑपरेशन सिंदूर जो अभी भी चल रहा है सरकार के मुताबिक जी, उसमें अगर कमी रह गई तो वो मिलिट्री आर्मी की कमी नहीं है, वो कमी है डिप्लोमेसी की। और उस डिप्लोमेसी की कमी या डिप्लोमेसी की फेलियर के लिए अकेले अगर कोई जिम्मेदार, तो मोदी जी जिम्मेदार है। आज अगर भारत बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है, हमारे साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स हमारे पास पड़ोसी देश है, वो भी नहीं हमारे साथ खड़े हैं। अमेरिका की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो ये फेलियर अगर है तो मोदी जी की व्यक्तिगत फेलियर है और किसी का नहीं। मैं विदेश मंत्री जो हैं सो हैं, विदेश मंत्री तो विदेश सचिव थे ना। अरे भाई, उनको उन्होंने अचानक विदेश मंत्री बना दिया। और मैंने शायद आपसे, आपके शो में या किसी और शो में मैंने कहा होगा कि जब आप इतने निर्भर रहते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर कि आपकी जो भी औकात है वो सीधे प्रधानमंत्री का दिया हुआ है, तो विदेशी आपसे बातचीत करने में इस बात को ध्यान में रखेगा ना कि आपकी अपनी कोई औकात नहीं है, औकात नहीं है। और जो ये आपकी बात औकात है जब वो आप करते प्रधानमंत्री हैं का की देन है। सिन्हा साहब, ये बात जब आप करते हैं तो आपकी एक यात्रा बनी थी यूएस की। आप तो विदेश मंत्री से मिलने वाले थे और तब के प्रेसिडेंट आपसे मिलना चाहते थे, ऐसा भी एक प्रसंग आया था। बिल्कुल आया था। मैं जा रहा था क्योंकि हमारी वहाँ के विदेश मंत्रालय में बातचीत निर्धारित थी। उस कार्यक्रम के तहत मैं गया वॉशिंगटन। जब मैं वॉशिंगटन पहुंचा तो हमारे जो राजदूत थे उन्होंने मुझे सूचित किया कि कल आपका पहला अपॉइंटमेंट व्हाइट हाउस में है, राष्ट्रपति बुश के साथ। वहीं से आपके कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो आप पहले व्हाइट हाउस जाएंगे, उसके बाद आप विदेश मंत्रालय जाएंगे। और मैं उसको, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति किसी देश के विदेश मंत्री से क्यों मिलेंगे? वो तो शासनाध्यक्षों से मिलते हैं, राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं। लेकिन मैं गया व्हाइट हाउस और उस फेमस ओवल ऑफिस में जहां अमेरिका के राष्ट्रपति मिलते हैं आगंतुकों के साथ, वहीं पर उनकी हमारी मीटिंग हुई। तो उस समय तो हमने नहीं कहा वहां से या
देश में लौटने के बाद कि देखो डंका बज रहा है विदेश नीति ढिढोरा का। नहीं पीटा आपने। कुछ नहीं, चुपचाप आए, कहीं की अखबार में कहीं खबर छपी होगी तो छपी होगी, मैंने कोई उसकी चिंता नहीं की। अब तो हर चीज का ढिढोरा पीटो, यही प्रचार की युग में मोदी जी ने लाकर हम लोगों को खड़ा कर दिया है कि सत्य से बहुत दूर चले जाओ जी। और प्रचार की दुनिया में जियो। सपने देखो 2047 की, या औरंगजेब ने क्या किया उसकी चिंता करो। जी। जी सर, ये ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के डेलीगेशंस, आतंकवाद यानी पाकिस्तान आतंकवाद एक्सपोर्ट कर रहा है, ये समझाने के लिए जिस प्रकार से 7 डेलीगेशन विदेशों में भेजे गए और फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद चले गए विदेशों में, और हमारे जनाब तो चुनाव में व्यस्त थे, मेरे ख्याल से वो तो राज्यों का दौरा कर रहे थे, सभाएं संबोधित कर रहे थे। पहलगाम आतंकवादी आतंक का हमला हुआ, उसके बाद में बिहार चले गए। तो ये, और दूसरा अभी पाकिस्तान 2 डेलीगेशन भेजा, एक बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में वाशिंगटन में और एक प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर के नेतृत्व में मॉस्को में। आप इसको किस प्रकार से इसकी तुलना करते हैं? जैसे हमने 7 भेजे और उन्होंने 2 भेजे, कैसे आप देखते हैं? हमारे लोग तो टूरिज्म के लिए गए थे, गाना गाए, डांस किए। हाँ, घूम घाम के आ गए। शशि थरूर को लगा कि वो डेलीगेशन में क्या गए, वो देश के विदेश मंत्री ही बन गए। और उसी तरह उन्होंने बिहेव किया, बाकी लोगों ने बिहेव किया। मैं आपसे कहता हूं कि इसमें मोदी जी की चाल थी कि ये विपक्ष के जो लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग, इनको भेज दो बाहर, घुमा उमा के वापस घूम घाम के वापस आएंगे। पार्लियामेंट में जब इस पर चर्चा होगी, अगर होगी, तो ये लोग क्या कहेंगे? विदेश में जो बोल के आए हैं, क्या उसके विपरीत यहाँ पर बोलेंगे? जाहिर है कि नहीं बोलेंगे। तो विपक्ष के महत्वपूर्ण नेताओं को चुप कराने के लिए उन्होंने भेजा। उनकी मंशा जो थी वो ईमानदार नहीं थी कि जैसे इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण को भेजा या दूसरे और लोगों को भेजा था जब बांग्लादेश वाला क्राइसिस आया था। तो या तो राजीव ये गांधी ने अटल जी को भेजा था। राजीव गांधी भेजते थे, नरसिम्हा राव ने अटल जी को ह्यूमन राइट्स कमीशन में भेजा। ये तो भारत की परंपरा रही है, लेकिन वो ईमानदार एक परंपरा थी। ये ऑपरेशन लोटस है। ये तो बिल्कुल केवल यही था कि जाओ, घूमो, मौज मस्ती करके लौट के आ जाओ और हमारे एजेंडा को पार्लियामेंट में आगे बढ़ाना, बस। जी। इन्होंने क्या हासिल किया? ये जो लोग गए थे, किससे इनकी मुलाकात हुई? किसी विदेश मंत्री से मिले, किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिले, किससे मिले ये लोग? और घूम घाम के वापस आ गए कि वाह वाह, खूब ढोल पीटा। और सर, शशि थरूर ने तो एक बात खुलकर कह भी दी कि हमारे यहां पर जो पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ को फोन करके उनका आईएसआई को उन्होंने न्योता दिया। और पहली बार मेरे ख्याल से किसी ने आईएसआई को हमारे ऐसे एयरबेस पर आने के लिए निमंत्रित किया हो। तो ये, इसके पीछे उनकी क्या मंशा होगी? नहीं, भारी बेवकूफी थी। ये जो आतंकवादी हमला हुआ पठानकोट के ऊपर, उसके बाद आप किसको बुला रहे हैं? जो हमला जिसने करवाया उसी को आप बुला रहे हैं, उसी की टीम को। वाह, हमारे आर्मी बेस में घूम घाम के चले गए। अंडरस्टैंडिंग ये था हरी भाई कि उसके बाद हमारा डेलीगेशन जाएगा पाकिस्तान ने वो मौका ही नहीं दिया हमको, और हम बैठे ठाले रह गए बेवकूफ बन के। इसी तरह मोदी जी काबुल से लौटते समय लाहौर में रुक गए नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने के लिए, वेजिटेरियन बिरयानी।
बताइए क्या मतलब था उसका? तो ये जो एक टेंडेंसी मोदी जी में रही शुरू से, जब वो प्रधानमंत्री बने और उनका शपथ ग्रहण हो रहा था, तो आपको याद होगा कि उन्होंने पड़ोस के सारे जो देश थे उनके लोगों को बुलाया था, उनके हेड ऑफ गवर्नमेंट आए थे। जी वो दिखाना ये चाहते थे फर्स्ट डे से कि भाई भले मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, लेकिन मैं विदेश नीति का बड़ा भारी एक काबिल एक्सपर्ट हूं, और डे वन से मैं दिखा दूंगा दुनिया को और देश के लोगों को कि मैं कितना काबिल हूं विदेश नीति के मामले में। और उसके बाद उन्होंने विदेश नीति अपनी चलाई। बहुत दिन तक वो जो ढकोसला था वो कायम रहा। हगिंग आज डिप्लोमेसी, हगिंग है डिप्लोमेसी। आगे हगोप्लसी लोग उसको बोलते हैं, डिप्लोमेसी नहीं, हगोप्लसी। हाँ, तो ये जो है, ये ढकोसला जो था, इसको, इसकी सच्चाई सामने आते आते 11 साल लगे। जी और पहला जब क्राइसिस हुआ हमारी विदेश नीति का, जी उस क्राइसिस में सब कुछ स्पष्ट हो गया कि ये विदेश नीति तो फेल विदेश नीति थी, इसका कोई मतलब नहीं था। सर, यूनाइटेड नेशंस की एक कमेटी बनी जिसमें आतंकवाद के खिलाफ जो ओहदा दिया गया वो पाकिस्तान को दिया गया। ये क्या वजह है? तो पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करके दुनिया के सारे देशों को अपने पाली में लाना चाहते थे कि भाई पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और है भी पाकिस्तान आतंकवादी देश। जी लेकिन हमारी डिप्लोमेसी का की फेलियर का ये एक और उदाहरण है कि यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में जो फैसले हुए उसमें पाकिस्तान को इन महत्वपूर्ण कमेटियों का या तो अध्यक्ष बनाया गया या उपाध्यक्ष बनाया गया। जी और पाकिस्तान कहीं अलग थलग नहीं पड़ा, बल्कि भारत अलग थलग पड़ गया। और जो दशकों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान को दुनिया एक साथ मिला के नहीं देखे, एक साथ हाइफिनेट नहीं करे, वो जो हमारी पॉलिसी थी जिसमें हमें सफलता भी मिली थी, वो पॉलिसी बिल्कुल धराशायी हो गई, क्योंकि हम खुद पाकिस्तान के बगल में जाके खड़े हो गए कि भाई हमारा यही कद है, जो कद पाकिस्तान का है वही कद हमारा है, हम उससे ऊपर नहीं है। ये मैं मानता हूं कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है पहलगाम के बाद से और ऑपरेशन सिंधु और आज तक, उसमें अगर सबसे कोई बुरा नतीजा भारत के लिए आया है तो ये आया है कि हम लोगों को एक बार फिर पाकिस्तान के साथ हाइफिनेट कर दिया गया। पाकिस्तान के साथ भारत को अब जोड़ के देखा जा रहा है कि दोनों एक साथ खड़े हैं, और ये बहुत बड़ी भूल है जिसको सुधारने में कई वर्ष लगेंगे, कई दशक जी लगेंगे, क्योंकि ये सब काम जो सर, है आसानी से नहीं होता है। आज पाकिस्तान के बल्ले बल्ले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और भारत अलग थलग पड़ा हुआ है। और ट्रम्प बार बार, यानी मेरे ख्याल से 11-12 बार वो बोल चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता करी, या तो उन्होंने एफिडेविट भी डलवाया कोर्ट में कि यूएस की मध्यस्थता से ही ये संघर्ष टला और संघर्ष विराम हुआ। जब हम मेरे ख्याल से विजय की ओर जा रहे थे और ये लोग सरदार पटेल की बात को याद कर रहे थे पीओके लेने की, तो जब पीओके लेने का वक्त आया तो मेरे ख्याल से पीछे हट गए। देखिए हरि भाई, मेरे पास ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है जो कि इस दिन का है 11 मई का। जी 11 मई का अखबार है। इसमें गवर्नमेंट की जो ब्रीफिंग हुई थी उसके आधार पर इसमें लिखा हुआ है कि पाक डीजीएमओ कॉल्स इंडियन काउंटर पार्ट अगेन
both agree to stop all firing and military action. ये नहीं लिखा है कि पाक डीएमओ जो टीजीएमओ ने हमसे आग्रह किया कि आप लड़ाई रोक दो। ये लिखा है कि बोथ अग्रीड। अब हम उसको बचाने का, अपने को बचाने के लिए करें कि नहीं। उन्होंने गुहार लगाई, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए, भारत के सामने गिड़गिड़ाए। उनके डीजीएमओ ने कहा कि भैया बंद कर दो फायरिंग, और हमने मान लिया। क्या हासिल किया हमने? क्या हासिल किया हमने? अगर सीज फायर माना तो क्या पाकिस्तान ने हमको लिखित गारंटी दी कि आज से हम अपने भूमि का उपयोग आतंकवाद के लिए नहीं होने देंगे? जी। ऐसा किया क्या पाकिस्तान ने? और क्या अश्योरेंस दिया पाकिस्तान ने? क्यों आपने रोक दिया सेना की कार्रवाई, जब आपने सेना को छूट दी थी? ये कहा ना सरकार ने, मोदी जी ने स्वयं, कि हमने पूरी छूट दे दी है सेना को कि जो करना है करो। तो क्यों बीच में रोक दिया? और क्या मिला आपको? यही मिला कि सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला होता है कि पाकिस्तान तालिबान वाले कमेटी का चेयरमैन बनेगा और काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष बनेगा। और ये सर, मिला। बिलावल भुट्टो एक और कमेंट करे हैं, यानी वो उन्होंने कहा है कि आईएसआई और रॉ दोनों साथ में मिलकर आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश करें। अब ये तो अजीब बात हुई कि आतंकवादी के साथ मिलकर आतंकवाद को खत्म करो। देखिए, मैं एक बात आपसे कहता हूं, शुरू से, और ये आतंकवाद तो हम लोग 30 साल से झेल रहे हैं। पाकिस्तान का ये एफर्ट रहा है, कोशिश रही है कि हम उन भारत दुनिया को कन्विंस कर दें, भारत को कन्विंस कर दें कि भाई हम भी आतंकवाद के शिकार हैं, और इसलिए हम लोगों को साथ साथ मिलके आतंकवाद के बारे में कुछ करना चाहिए। हम तुम्हारे खिलाफ आतंकवाद करते रहेंगे, उसकी चिंता तुम मत करो। ये पाकिस्तान का रहा है, और हम उसके झांसे में आ गए इस बार। फिर बिलावल भुट्टो ने वही रिपीट कर दिया है। जी सर, मैं अंत में एक सवाल और करना चाहता हूं। आप तो अटल जी की सरकार के हिस्सा थे। बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह की विदेश नीति के बारे में भी तो आप क्या सोचते हैं, वो भी मैं जानना चाहूंगा। क्योंकि मोदी जी ने तो विदेश नीति को राजनीति बना दिया। डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स दोनों अलग होना चाहिए, बजाय उसके उन्होंने वोट पाने के लिए इंटरनेशनल जो रिलेशंस है उसको लोकलाइज कर दिया। मगर मनमोहन सिंह के वक्त में विदेश नीति कैसी रही? देखिए, ऐसा है, जहां तक अटल जी की विदेश नीति का सवाल है, तो उसका जो पाकिस्तान वाला भाग था, तो अटल जी भी चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते सुधरे जी, और हम अच्छे पड़ोसी देश बनकर एक दूसरे के साथ रहें। लेकिन हमारी शर्तों पर। हमारी शर्त क्या थी कि पाकिस्तान आतंकवाद नहीं करेगा हमारे खिलाफ। और मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सार्क समिट के लिए अटल जी जनवरी 2004 में इस्लामाबाद गए, मैं भी था जी। और 6 जनवरी 2004 को दोनों देशों के बीच में बातचीत होने के बाद एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट इशू हुआ। उस जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें साफ तौर पर पाकिस्तान ने ये कहा कि हम अपनी भूमि का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होने देंगे। जी। और तब भारत ने स्वीकार किया कि ठीक है, आप ये काम कीजिए, आतंकवाद रोकिए, और हम आपस में बातचीत करके आगे और कई मुद्दे हैं उनके बारे में रास्ता निकालें। ये तय हो गया था। फिर हमारी सरकार चली गई, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई। मनमोहन सिंह की सरकार में भी ये चलता रहा कि भाई पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधरे। और आपको याद होगा कि बहुत बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई थी उस समय, और ये हुआ था कि हम लोग बॉर्डर्स को इरेलीवेंट कर दें। माने इतनी
मित्रता हो जाए हमारी पाकिस्तान के साथ, कि जो हमारा उनके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर है और जो जम्मू और कश्मीर का लाइन ऑफ कंट्रोल है वो गॉन हो जाए और दोनों देश आपस में मित्रता के भाव के साथ शांतिपूर्ण एक दूसरे के साथ रहे। ये उनके साथ था। शुरू में ऐसा लगा जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में कि शायद मोदी जी भी इसी रास्ते चलना चाहते हैं जी। इसलिए शायद वो लाहौर चले गए, इसलिए शायद उन्होंने सुषमा स्वराज को, उनके विदेश मंत्री को पाकिस्तान भेजा। लेकिन मेरा अपना मानना यह है और मेरा अनुभव बताता है कि पाकिस्तान सुधरने वाला देश नहीं है। पाकिस्तान अगर सुधरने वाला देश होता तो 1974 में शिमला समझौते के बाद वो सुधर गया होता। जी। पाकिस्तान जो लिखित समझौता है उसको भी नहीं मानता है, उस पर भी अमल नहीं करता है। तो इसलिए उस बात को ध्यान में रख के हमको पाकिस्तान के साथ डील करना पड़ेगा। अब हम भी इसके पक्ष में है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती की जाए और शांतिपूर्ण वातावरण में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम आई लेट माई गार्ड डाउन, मतलब हम तैयार नहीं रहेंगे कि पाकिस्तान अगर कुछ गड़बड़ करता है तो उसका मुकाबला नहीं कर पाए। जी सर, अंतिम एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। चाइना के साथ हमारे संबंध खराब होने के, यानी पिछले दिनों, क्योंकि मोदी जी तो 18 बार से ज्यादा शी जिनपिंग को मिले हैं, हमारे अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर झूला झूलाए और उन्होंने डोकलाम किया, महाबलीपुरम में घुमाए और उन्होंने वहां पर घुस गए, हमारे सैनिकों को शहीद करा। तो वास्तव में ऐसा क्या हुआ कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते खराब हुए? और अभी तो बांग्लादेश भी मेरे ख्याल से प्रो पाकिस्तान हो गया, प्रो चाइना हो गया। बांग्लादेश में चीन जो है वो एक एयरबेस बना रहा है सिलीगुड़ी के पास। जी। आप जानते हैं कि उसका वो चिकन नेक बोलते हैं क्योंकि एक बहुत पतली सी लाइन है जो हमको देती है एक्सेस टू नॉर्थ ईस्ट, और बांग्लादेश की तरफ से बयान भी आ गया है कि उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और चीन उनकी मदद कर रहा है वहां पर एयरबेस बनाने के लिए सब सुविधाओं से लैस। तो बांग्लादेश से हमारे संबंध जो है वो ठीक नहीं रहे। पास पड़ोस के जितने देश हैं उनके साथ हमारे संबंध बहुत ढीले पड़े हुए हैं इस समय। अमेरिका जो है वो, राष्ट्रपति ट्रम्प जो है वो अपने रास्ते चल रहे हैं, वो मोदी जी को कोई घास नहीं डाल रहे हैं। तो जितना कुछ इन्वेस्ट किया था मोदी जी ने पर्सनल डिप्लोमेसी के नाम पर, वो सब आज मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिल गया, सही बात। सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। आज भारत दुर्भाग्य से विश्व के देशों में अलग थलग पड़ा हुआ है, एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं है। चीन जो है मजबूती के साथ पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जी मजबूती के साथ। जी। और चीन के लिए बहुत आसान है ना कि उसके जितने हथियार हैं वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में वो टेस्ट कर ले कि उसकी मारक क्षमता क्या है। तो चीन तो इससे और अच्छा मौका चीन के लिए क्या हो सकता है। तो इसलिए हम इस समय बहुत मुश्किल की घड़ी से गुजर रहे हैं। जहां तक विदेश नीति का सवाल है, बहुत ही मुश्किल घड़ी से हम गुजर रहे हैं इस समय। कैसे उभरे? कैसे उभरे? मोदी जी तो उम्मीद नहीं है कि उभरने में ये मदद करेंगे। कुछ आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा हमको अपनी नीति में, तभी ये होगा। और मैं नहीं मानता हूं कि मोदी जी वो आमूल चूल परिवर्तन होने देंगे या करना चाहेंगे। जी। तो आने वाले दिन मेरे ख्याल से चिंताजनक मुश्किल तो के दिन, मुश्किल के दिन होंगे। जी। सिन्हा साहब, आप हमारे साथ जुड़े और खुलकर बातें करी। हमें भी आपका जो विश्लेषण रहा वो भाया और हमें नई चीजें भी, यानी नई एक दृष्टि भी मिली। हमारे दर्शकों को भी आपका ये जो वक्तव्य रहा वो पसंद आया होगा और फिर हम आपको अनुरोध करेंगे कि आप
ऐसे ही विषय पर जुड़े, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो न केवल गुजरात में मगर अमेरिका में, यूरोप में और देशों में, गल्फ के कंट्रीज में, वो भी वहां से भी हमें देखते हैं, हमारे एपिसोड देखते हैं। और आप पहले भी आए थे, तभी भी वहीं से भी कमेंट्स हमें मिलती रही, इसलिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।